क्या आपको पता है कि धांधली सिर्फ इलेक्शन डे पे नहीं होती बल्कि बहुत ज़्यादा धांधली के जो तरीके हैं वो इलेक्शन डे से पहले ही हो जाते हैं, जिन्हें प्री पोल रिगिंग कहते हैं। यानी कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दी जाती। और पाकिस्तान में सबसे कॉमन मेथड जो रिगिंग कर रहा है वो प्री पोल रिगिंग ही है। Assalamualaikum everyone, welcome to the episode 2 of discussing the rigging in Pakistan. इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिगिंग। और इस एपिसोड को बनाने की बहुत बड़ी वजह यह है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जो कि लिया का है, और वो 2018 की धांधली के बारे में मुझे बता रहा था। तो वो जब मुझे बता रहा था कि क्या क्या हुआ उसके हलके में, तो मैंने उसको कहा ये तो पोस्ट पोल रिगिंग है। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये इलेक्शन डे पे हो रही थी, तुम्हें नहीं पता है, तुमने कभी इलेक्शन नहीं देखे। तो खैर मैंने उसे बड़ी कोशिश की समझाने की, लेकिन ऑब्वियसली उसको समझ नहीं आई। तो मैं कोशिश करूँगा कि जो मैंने लेसन लर्न किया था उसको समझाने से वो मैं इधर गलतियाँ रिपीट ना करूँ और आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि टाइप्स ऑफ रिगिंग क्या होती हैं और वो रिगिंग में किस तरह की मनसूबाबंदियाँ चलती हैं। तो लेट्स डिस्कस। इस एपिसोड में आप देख सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ रिगिंग हैं वो 3 किस्म की हैं। इनमें प्री पोल रिगिंग, पोलिंग डे रिगिंग और पोस्ट पोल रिगिंग है। जो प्री पोल रिगिंग होती है वो ये होती है कि जो इलेक्शन डे से पहले हो, और उसमें ये किया जाता है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस बना दिए जाते हैं कि जिस बंदे को हराना मकसूद हो वो ऑलरेडी डिसएडवांटेज पे चला जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है पोलिंग डे रिगिंग, जहाँ पे एक्चुअली आप ऐसे लोग बिठा देते हैं डब्बों की हिफाजत करने के लिए, जो कि जिनका काम होता है डब्बे प्रोटेक्ट करना। वो एक्चुअली डब्बों को ही एक्चुअली भर रहे होते हैं वोट से। तो इसको कहते हैं पोलिंग डे रिगिंग। और फिर होता है पोस्ट पोल रिगिंग, कि रिगिंग अब आपका इलेक्शन ख़त्म हो गया है, शाम के 5 बजे सब कुछ ख़त्म हो गया। अब इसके बाद जब रिज़ल्ट कंपाइलेशन आ रही है तो आपने जो रिज़ल्ट्स जनरेट करने हैं उनको आप रिग कर दें, और इसको कहते हैं पोस्ट पोल रिगिंग। तो अब डिस्कस करते हैं कि जो प्री पोल रिगिंग है उसमें सबसे पहला जो तरीकाकार होता है उसको कहते हैं जेरीमैंडरिंग। और उसमें क्या किया जाता है कि हल्का बंदियाँ ऐसी की जाती हैं कि जो आपकी ऑपोजिशन है वो ऑलरेडी डिसएडवांटेज पे चली जाए। कि अगर वो किसी एक शहर में या एक टाउन में बहुत ज़्यादा फेमस है तो उस टाउन को आप स्प्लिट कर दें ताकि उनका जो वोट बैंक है वो एक हल्के की बजाय 2 हल्कों में स्प्लिट हो जाए। और फिर आप उसके कुछ टाउन्स जो हैं वो ऐसे हल्के के साथ ज्वाइन कर दें कि जो जिस बंदे को आपको जिताना मकसूद है वो जीत जाए वहाँ से। तो ये बड़ा कॉमन मेथड है। तो जहाँ जहाँ पे आप हल्का बंदियाँ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे पाकिस्तान में हर इलेक्शन में नए तरीके से हल्का बंदियाँ होती हैं। और ये कोइंसिडेंस है क्योंकि हमारे यहाँ वो बार बार जो है कंसेंसस भी हुआ है, पॉपुलेशन कंसेंसस। तो इस वजह से फिर आपको दोबारा करनी पड़ती हैं। तो ये जो जेरीमैंडरिंग है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में भी हुई हैं जेरीमैंडरिंग, है इसकी काफ़ी ज़्यादा शवाहिद भी हैं। तो जेरीमैंडरिंग एक पहला तरीकाकार होता है हल्का बंदियाँ बनाना। दूसरे नंबर पर होते हैं वोटर इंसेंटिव्स, कि आप लोगों को ऐसी चीज़ें दे दें जिनसे वो पहले से ही जहन बना लें कि उन्होंने किसको वोट देना और किसको वोट नहीं देना। मसलन आप पैसे दे दें लोगों को, और ये बड़ा कॉमन है कि आप 5-5, 10-10 हज़ार इस वोट में, पहले 1-1 हज़ार होता था, अब क्योंकि इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया था 5-5 हज़ार लोगों को दे दिए लोगों ने कि आप हमें वोट दें। तो ये एक दूसरा तरीकाकार होता है। और जो मैंने आपको पहले एपिसोड में भी बताया कि इंग्लैंड में पॉकेट बोरोज मशहूर थी, जहाँ पे गरीब लोगों को पैसे वगैरह बांट दिए जाते थे। तो ये वोटर इंसेंटिव्स जो रिगिंग होती है वो इसी तरीके से की जाती है। फिर आती है फ्रॉडुलेंट वोटर्स, के आप मरे हुए लोग, जो कि बड़ा कॉमन है पाकिस्तान में, या आप कहीं और से हल्के से लोग उठा के आप इस एक हल्के में डाल दें। तो ये होता है फ्रॉडुलेंट वोटिंग, कि आप वोटर रजिस्ट्रेशन ऐसी कर दें कि कुछ लोग जो हैं वो आप हल्के में शामिल कर दें जिससे आपका वोट बैंक बढ़ जाए। फिर होता है चौथे नंबर पे मीडिया नरेशन, कि आप मीडिया को, जैसे पाकिस्तान में ऑलरेडी जो मीडिया है वो आज़ाद तो है नहीं, तो उस पर आप ऐसी नरेशंस बनाना शुरू कर दें, ऐसा नैरेटिव बना दें
कि वो एक पार्टी को तो सूट करता हो, दूसरी को ना सूट करता हो। जैसे अब 2024 में मे 9 इतनी दफ़ा किया गया कि आपने पाकिस्तानियों के सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया कि पीटीआई बहुत बुरी है। फिर 2018 में आपने करप्शन को इतनी दफ़ा पीटा कि आपने ऑलरेडी लोगों का माइंड बना दिया कि आपने पीएमएलएन को वोट नहीं डालना। तो ये मीडिया नरेशन जो है वो बड़ी कॉमन है। और फिर आपने इस दफ़ा ये भी देखा होगा कि पूरे फ्रंट पेज के एड्स आए कि जी नवाज शरीफ जो है नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है। तो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेगिंग। ये जो जर्नलिस्ट स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर भी ये ऐड जो है वो नहीं आता। और मुझे ये भी नहीं पता कि शायद ईसीपी को इंटरवीन करना चाहिए था इतना बड़ा ऐड फ्रंट पेज पे सबके लगाने के लिए। खैर, इसको कहते हैं मीडिया नरेशन। और फिर 5वें नंबर पे आते हैं इंस्टीट्यूशनल बायस के। जो आपका केयर टेकर सेटअप है या आपका जो इलेक्शन कमीशन है वो ही बायस्ड हो। और आपको नज़र भी आता है कि इस दफ़ा क्या हुआ है कि केयर टेकर सेटअप में ऐसे लोग हैं मुर्तज़ा सोलंकी जो कि जिनका क्लियर बायस है और वो छुपाते भी नहीं हैं। और फिर आपने वो नजम सेठी की कहानियाँ सुनी हैं कि वो केयर टेकर सेटअप में थे और फिर वो पीएमएलएन के वो बहुत बड़े एडवाइज़र भी थे। तो ये आपको नज़र आता है कि जो केयर टेकर सेटअप होता है या इलेक्शन कमीशन जो है उसका बायस किसकी तरफ है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनको प्री पोल रिगिंग बोलते हैं। फिर आ जाते हैं पोलिंग डे रिगिंग। इसमें बैलेट स्टफिंग जो है वो बड़ा कॉमन तरीका है कि आप जो है वो ठप्पे लगा के जो है बॉक्सेस भर दें वोटर से। दूसरे नंबर पे आता है वोटर सप्रेशन कि आप जहाँ पे देखें कि बहुत लंबी लाइनें लग गई और आपको नज़र आ रहा है कि जो वोटर जो हैं वो आपको वोट नहीं दे रहे, तो आप वहाँ पे जो वोटिंग है वो स्लो डाउन कर दें ताकि लोग जो हैं वो चिड़चिड़ा के वापस चले जाएं। जैसे कराची में इस दफ़ा नज़र भी आया कि कुछ ऐसे हलके थे जहाँ पे दोपहर के 3 बजे वोटिंग स्टार्ट हुई। तो ये होती है वोटर सप्रेशन। और तीसरे नंबर पे आती है इलेक्टोरल वायलेंस कि आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ पे अब वोटिंग बढ़ना शुरू होगी और आपकी पोजीशन ख़तरे में है, तो आप वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर दें या आप वहाँ पे कोई बम धमाका कर दें या आप कोई एक्सीडेंट कर दें जिससे फिर लोग डर जाएं। तो ये होती है इलेक्टोरल वायलेंस कि आप जो है वो वोटर को बाहर ना निकलने दें। तो ये होती है पोलिंग डे रिगिंग। ये आस्ता आस्ता वैसे पोलिंग डे आप देखेंगे भी कि ये बड़ी मुश्किल होना शुरू हो गई है। फिर तीसरे नंबर पे आती है पोस्ट पोल रिगिंग कि अब रिगिंग ख़त्म हो गई है, शाम के 5 बजे ख़त्म हो गए हैं, डब्बे बंद होने चाहिए, अब आपने रिगिंग करनी है। तो अब आप कैसे करेंगे? तो उसमें सबसे बड़ा जो तरीका जो पाकिस्तान में अपनाया गया वो है कि रिजल्ट्स को आप रोक दें। 2018 में आरटीएस था, 2013 में आरएमएस था और इस दफ़ा ईएमएस है। तो हम लोग हमेशा जो है वो है तो सारा ट्रांसमिशन सिस्टम ही और सिस्टम जो है वो सारा वेब पे इसलिए है, लेकिन आपको पता है कि आपने रिग करना है तो आप हमेशा जो है वो सिर्फ उनका नाम चेंज कर देते हैं और होता एक ही तरीका कार है। तो वो चाहे वो आरटीएस हो, चाहे वो आरएमएस हो, चाहे वो ईएमएस हो, हमेशा इलेक्शन डिले ही करवाए गए हैं। और इन्हें ये पोस्ट पोल रिगिंग में किए जाते हैं कि आपका इलेक्शन लॉ है वो आपको कहता है कि आपने रात के 2 बजे तक इलेक्शन अनाउंस करने हैं और उसके बावजूद इलेक्शन नहीं रिजल्ट्स नहीं आते। इस दफ़ा तो बल्कि 3 दिन तक इलेक्शन नहीं रिजल्ट्स नहीं आए। 2018 में भी इस तरह हुआ था कि जो शायद आरटीएस जो है वो तकरीबन रात के 11 बजे बंद हुआ और फिर 1-2 बजे खुला, तो 2-3 घंटे जो हैं वो रिजल्ट सारे बंद हो गए। इस दफ़ा तो खैर रिकॉर्ड ही बन गया कि जो ईएमएस है वो सुबह के 6-7 बजे तक बंद ही रहा और इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 12-13 घंटे के बाद आना शुरू हुए। फिर आता है रिजेक्टेड वोट्स के आप जो हैं जो बैलेट आप निकाल दें, आप कहते हैं कि जी ये रिजेक्टेड हैं। आपको नज़र आता है कि जी आपने किसी को फेवर करनी है तो कोई वजह निकाल के आप कहते हैं कि जी ये रिजेक्टेड है और वो मोहरें जो हैं वो कहीं डबल लगा दी जाती हैं, कहीं कहते हैं कि जो मोहर जो है वो पूरी सर्कल में नहीं लगी हुई, कभी बॉक्स में नहीं लगी हुई, डिफरेंट वजूहत हैं। और मुझे बड़ा स्पेशल केस याद आ रहा है कि सेनेट के जब इंतखाबात हो रहे थे तो सेनेट चेयरमैन के जब वोट्स गिने जा रहे थे तो उसमें वोट रिजेक्ट कर दिए थे। आई थिंक 7 रिजेक्टेड वोट्स थे क्योंकि इनकी स्टैंप जो जहाँ पे कही गई थी वहाँ पे नहीं लगाई गई थी, उसके साथ वाले खाने में लगा दी गई थी। तो ये पोस्ट पोल रिगिंग में आता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है कि प्रोसीजर होल्डर्स कि आप प्रोसीजर ऐसा बना दें कि जिससे एक्चुअली जो लोगों का मैंडेट है वो स्नब हो जाए। जैसे पाकिस्तान में अभी है कि आप सबसे पहले इलेक्शन जब रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा फिर इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएंगे, इलेक्शन ट्राइब्यूनल 4 महीने में रिज़ल्ट देगा और उसके बाद अगर आपको मसला है तो फिर आप हाई कोर्ट में जाएंगे। अब हाई कोर्ट जब भी वो केस सुने उसके बाद फिर
दोबारा जब वो आप रेड डाल सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो आप कम से कम 3 4 5 सालों के लिए ऑलरेडी आप मुसीबत में चले गए हैं अगर आपके ख़िलाफ़ रिगिंग मकसूद है। तो ये हैं 3 किस्म की रिगिंग्स। और ये मैंने नाम कहाँ से उठाया था, क्योंकि 2013 में जब रिगिंग के वाक़यात हुए थे तो पीपल्स पार्टी ने एक वाइट पेपर निकाला था, और उस वाइट पेपर में कैटेगराइज किया गया था कि ये 3 किस्म की रिगिंग है, और इन्हीं 3 किस्म की रिगिंग पे अब इलेक्शन कमीशन भी रिपोर्ट भी करता है, और जो बाकी जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं वो भी अब पाकिस्तान को जब रिपोर्ट करते हैं। बाकी दुनिया में मैकेनिज़म्स डिफरेंट हैं, लेकिन पाकिस्तान में अब ये 3 किस्म की रिगिंग्स को काउंट किया जाता है। अब हम देखते हैं कि हर इलेक्शन जो है उसमें किस किस्म की रिगिंग होती रही है। अब ऑब्वियसली कोई भी एक इलेक्शन जो है उसमें एक किस्म की रिगिंग नहीं हुई थी, मल्टीपल किस्म की होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे हर इलेक्शन को डिफ़ाइन किया है कि वो कौन सी डोमिनेंट वे ऑफ रिगिंग थी जो कि आई। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि प्री पोल रिगिंग जो है वो सबसे कॉमन मेथड है पाकिस्तान में। आप जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो आप लोगों को नहीं देते, और क्योंकि आपने लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी होती, इस वजह से फिर अगली पार्टी ऑलरेडी मायूस हो चुकी होती है, या उसका वोटर नहीं निकलता है, या लोगों का रिजल्ट पहले से नज़र आना शुरू हो जाता है कि क्या इसका नतीजा क्या होगा। तो इसमें 1970 में मैंने जिस तरह बताया कि जी प्री पोल रिगिंग हुई थी, फिर 1988 में भी प्री पोल रिगिंग हुई थी। इसमें आप पोलिंग डे रिगिंग मैंने जो लिखी है वो सिर्फ 3 लिखी है, 1977, 1997 और 2013। ये जो 3 इलेक्शंस हुए थे ये पोलिंग डे रिगिंग के इंसिडेंट्स हुए थे। इसमें और भी हुए थे, जैसे आप 2013 में आप ये भी कहते हैं कि जी नजम सेठी थे वो केयर टेकर सेटअप में थे, तो इट्स अ टाइप ऑफ प्री पोल रिगिंग। लेकिन 2000 लेकिन इसको जो याद रखा जाएगा हिस्ट्री में आज से 10-15 साल बाद, जब आप 2013 के इलेक्शंस को स्टडी कर रहे होंगे हिस्ट्री की किताबों में, तो इसको पोलिंग डे रिगिंग के टाइप से याद रखा जाएगा, ना कि प्री पोल रिगिंग से। सिमिलरली जो पोस्ट पोल रिगिंग है, इसमें आप मैंने 2024 जो लिखा हुआ है वो मैंने पोस्ट पोल में डाला हुआ है, लेकिन हमें पता है कि प्री पोल रिगिंग कितनी ज़्यादा हुई थी, किस तरह पकड़ धक्कड़ हुई थी, किस तरह लोगों को जेल में डाला गया था। लेकिन जब हिस्ट्री लिखी जाएगी 2024 की आज से 10-15 साल बाद, या जब लोग डिस्कस कर रहे होंगे, तो लोग इसको याद प्री पोल रिगिंग से नहीं रखेंगे, लोग इसे पोस्ट पोल रिगिंग से याद रखेंगे। और अमूमन जो हिस्ट्री का मसला ये होता है कि आप उसमें रीसेंसी इफेक्ट होता है, कि आप ये देखते हैं कि रीसेंट इवेंट क्या हुआ था जिसकी वजह से आप उसको याद रख सकें। जैसे 1970 है, हम लोग कहते हैं कि बड़े साफ़ हुए थे, लेकिन आपको पता है कि मुजीब को जेल में डाल दिया गया था, आपको ये भी पता है कि जी उसे कैंपेन नहीं करने दी गई थी। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम भुला बैठते हैं, क्योंकि रीसेंसी इफेक्ट यही है कि जी बाकी जो 1970 में पाकिस्तान में हुआ था वो तो बिल्कुल सही हो गया था। तो ये है टोटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिगिंग के किस तरह सारे जो इलेक्शंस हुए हैं वो किस तरह इन 3 बकेट्स में फिट होते हैं। अब हम देखते हैं कि रिगिंग करवाता कौन है। अब अमूमन हम लोग ये समझते हैं कि जी हमेशा रिगिंग करवाने के पीछे आर्मी होती है, इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई रिगिंग्स ऐसी भी हैं जो कि सियासतदानों ने भी करवाई हैं। तो लेट्स नॉट ब्लेम एवरीथिंग ऑन इस्टेब्लिशमेंट, लेट्स नॉट ब्लेम कि जी हर दफ़ा जो है जो जर्नल कैडर है वो हमेशा काम ख़राब करती है। 1977 के इलेक्शन वाज एग्जांपल है जहाँ पे एक सियासतदान ने, यानी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनके बिहेस्ट पे रिगिंग हुई थी। उन्होंने अपनी एक अलग फोर्स भी बनाई हुई थी, FCF, जो कि एक्चुअली उनको असिस्ट भी करती रही थी। और मैं जब इंडिविजुअल इलेक्शन में जाऊंगा तो मैं उसमें केसेस भी बता दूंगा। फिर 1993 और 1997 के इलेक्शंस में भी आर्मी का कोई हाथ नहीं था। इसमें सियासतदान आपस में ही एक दूसरे को नीचा रखने के लिए ब्यूरोक्रेसी की मदद से और पुलिस की मदद से रिगिंग करवा रहे थे। ऑब्वियसली कोई ये भी बोल सकता है नहीं एक्चुअली आर्मी पीछे होती थी लेकिन बैक एंड लिया होता था। ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आर्मी पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर हमेशा इस्टेब्लिशमेंट वही रही है तो उन्हें पता होता है, लेकिन वो कभी भी डायरेक्टली इंटरवीन नहीं की थी इन 93 और 97 में। इसके शवाहिद नज़र नहीं आते, आपको इनडायरेक्ट ज़रूर नज़र आते हैं। और जो फ्रंट पे खेल रहे थे वो सियासतदान ही खेल रहे थे। और 2013 में भी एग्जैक्टली इस तरह हुआ कि वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि आर्मी रिग कर रही थी इलेक्शन। खैर 2013 के वैसे भी इलेक्शन जो हैं वो इतने रिग थे भी नहीं। तो ये है कि कौन इलेक्शन रिग करवाता है। बाकी आप देख सकते हैं कि बाकी एज़ यूजुअल आर्मी या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाथ रहा है रिग करने में इलेक्शंस। लेकिन इसके अलावा 93 के इलेक्शंस और इसमें
आप 93 और 97 के इलेक्शंस जो आप देख सकते हैं, ये एक हिस्ट्री में ऐसे हैं कि जिनको हम लोग कहते हैं कि अच्छे नहीं हुए थे, और लेकिन इसमें आर्मी इन्वॉल्व नहीं हुई थी। तो यहाँ पे मैं एपिसोड एंड करूँगा। आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। अब अगले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल इलेक्शंस और इन इलेक्शंस में रिग करने के क्या क्या तरीक़ेकार इस्तेमाल किए गए थे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर एपिसोड नंबर 3। थैंक यू वेरी मच।